रहा ये भी आंदोलनकारी के रूप में, फिर एजुकेशनल साइंस कॉलेज मुजफ्फरपुर के अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में, आज आप थे ना और एक प्रताप सिंह जी का स्वागत करता हूँ और इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हमारे दर्शकगण आपको नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपका सादर वंदन करता हूँ। मेरी नजर में आज पापा ने कैंसर को पराजित किया था। 10 सालों में कोई भी ऐसा नहीं रहा कि कोई घर में या क्लिनिक में, मेरी क्लिनिक में पापा से रिलेटेड बात किया हो और हमेशा तारीफ किया कि उन जैसा कोई नहीं हो सकता है। अरुण कुमार सिन्हा जैसे लोग बिरले होते हैं। पापा एक अच्छे शिक्षक, एक परिपक्व राजनीतिज्ञ और एक सबसे महत्वपूर्ण एक अच्छे इंसान थे। वो हमेशा बोलते थे कि एक शिक्षक, एक डॉक्टर या एक राजनीतिज्ञ कभी भी एक दायरे में नहीं बांधा जा सकता, वो सारे लोगों के लिए होता है। वह हमेशा शिक्षक समाज के लिए खड़े रहे। पढ़ने का इतना शौक था पापा का कि जब पापा को एक केस में फंसाया गया तो वो जेल में उर्दू सीखे और हमेशा बोलते थे कि कोई भी लैंग्वेज हो वो हमेशा सीखना चाहिए, वो आपकी जिंदगी में काम आएगा। उन्होंने राजनीति भी बहुत ईमानदारी से की। 2014 में मुझे याद है कि आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो वो घर आए थे। उन्होंने पापा से पूछा कि सर आपकी मदद की जरूरत है। पापा ने बोला कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जदयू में हूँ। हाँ, मैं हो सकता है कि मुझे कोई पद नहीं मिला हो जदयू में, लेकिन मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ। और पापा ने उनका साथ नहीं दिया। पापा की जब पहली पुण्यतिथि हुई थी तो मैं निमंत्रण देने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को गया था। उन्होंने मेरे को बताया कि असली नेता अरुण भाई था। हम लोग तो पीछे की पंक्ति में, दूसरे या तीसरी पंक्ति में रहते थे। बेटा बस अरुण भाई को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया। इसलिए मैं मानता हूं कि पापा एक अनमोल रत्न थे जिसकी कीमत किसी पद से या विधायिका या सांसद या कोई मंत्री पद से नहीं हो सकती है। हमारे घर में एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ एक टीचर पढ़ाते हैं, वो लालगंज से हैं। एक दिन मैं ऐसे ही क्लिनिक जा रहा था, उन्होंने मेरे को रोका और बोला कि सर आपसे एक बात बोलनी है। जब उन्होंने बताया कि मैं लालगंज से हूँ और लालगंज में अगर किसी ने कुछ दिया है तो वो सिर्फ अरुण कुमार सिन्हा ने दिया है, जिसके चलते वहां आज स्कूल और सरकारी अस्पताल है। मेरा हमेशा मानना है कि अच्छे कार्यों का फल मिलता है, इसलिए आज हम लोग चारों भाई बहन अच्छी जगह अच्छा काम कर रहे हैं और पापा का नाम आगे भी इसी तरह बढ़ाएंगे। असली श्रद्धांजलि पापा के वैसी होगी अगर मैं पापा के नाम पे कभी भी कोई कलंक नहीं लगने दूंगा। मेरा हमेशा मानना है कि अरुण बाबू जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा अमर हो जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। करता हूं कि अपने जन्म काल से लेकर आखिरी समय तक अरुण संघर्षों के प्रतीक बने रहे। उसके विस्तार में जाने का तो शायद अभी मौजू वक्त नहीं है, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ और अरुण को जिन जिन रूपों में मैंने देखा, वो
उससे मैं ये कह सकता हूँ कि अरुण जी मानवीय संवेदना और राजनीतिक सामाजिक जीवन संघर्ष के प्रतीक बने रहे और अपने मूल्यों से कभी न पीछे हटे न उनसे समझौता करने की बात कही। आज जो अरुण जी की स्मृति में 10वां व्याख्यान आयोजित है, उसमें मैं अरुण बाबू को और बाकी आयोजकों को बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रभाकर बाबू के लिए ऐसे विषय का चुनाव किया है जो विषय आज देश की तमाम परिस्थितियों और मूल्यों के साथ गहन संवाद की जरूरत महसूस करता है। स्वामी सदानंद सरस्वती उन्हीं जीवन मूल्यों का प्रतिनिधित्व जीवन भर करते रहे, जिन मूल्यों के आधार पर हमारा देश खड़ा था, आज भी खड़ा है। क्योंकि तमाम इस बात पर सहमति रही है कि भारत गांव का देश है और गांव के जीवन मरण भारत को प्रतिष्ठित करते हैं, उनको आगे या पीछे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बहुत आश्चर्य है, अभी एक हफ्ता पहले मैं मुजफ्फरपुर जिले के गांव में था, तो वहाँ एक अवकाश प्राप्त उच्च विद्यालय के शिक्षक महोदय जो मेरे पहले से परिचित रहे हैं, उन्होंने महात्मा गांधी की आखिरी वसीयत की एक पंक्ति कोट की मेरे सामने, और ये उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अपनी हत्या के एक दिन पहले अपनी कलम से कांग्रेस के लिए जो नोट लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र के विकास के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा, सैनिक शक्ति और नागरिक शक्ति का आमने सामने संघर्ष के तौर पर खड़ा होना अवश्य भारी होगा। मैं उस पंक्ति को सुनने के बाद लगातार ये महसूस करता रहा हूँ कि जैसे भारत के किसानों ने थोड़े दिन पहले दिल्ली को चारों तरफ से घेरा, किसानों ने सड़क घेरी, सरकार ने सड़कें काटी, कांटे बिछाए और 13 महीनों के बाद अंततः सरकार को किसानों के सवाल पर झुकना पड़ा। मेरा ख्याल है कि आज जो किसानों का सवाल देश के सामने खड़ा है, मैं यह भी कह सकता हूँ बहुत नम्रता के साथ कि जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती लेकर आया है। वो इस मानी में कि अभी थोड़े दिन पहले एक लेख मैंने पढ़ा, उसने प्लेटो को कोट किया है उस लेखक ने, यह कहते हुए कि सज्जन और चेतन लोग राजनीति और समाज के जीवन से विमुख होंगे तो सारे समाज को मूर्खों का शासन झेलने के लिए अभिशप्त होना पड़ेगा। आज तो हम लोग देख रहे हैं, राजनीति से भले लोग हट गए और बड़े उदार भाव से ये बातें कही जाती रही कि राजनीति भले लोगों के लिए नहीं है। तो राजनीति आज कमीनापन से भर गई है और सत्ता के चारों तरफ जो शक्तियां संगठित हैं, आप उनको बड़े गौर से देख सकते हैं कि वो कितने अशुभ संकेतों से भरे हुए हैं। दूसरा एक, मैं जब अरुण जी को याद करता हूँ, और कई बार वो हम लोगों से कम बात करते थे, लेकिन जब सारे प्रसंगों को ध्यान में लाता हूँ तो एक और बात ध्यान में आती है। वो एक चार्ल्स बॉडलेयर, एक फ्रेंच कवि थे, अपने जमाने के बड़े दार्शनिक भी थे, विद्वान थे, शिक्षा पर उन्होंने बहुत सारे काम भी किए। उन्होंने एक मर्तबा कहा और लिखा भी कि जब ये गरीबी
जो व्यापक हो, देश के जीवन में घुल मिल गई हो गरीबी, उसमें से इनकलाब पैदा होना चाहिए। अगर वो इनकलाब पैदा नहीं कर सकेगी तो वो मुजरिम पैदा करेगी। आज देश में अपराध के जो आंकड़े हैं वो इस बात के सबूत प्रस्तुत करते हैं। मैं समझता हूँ कि अरुण जी का जीवन संघर्ष और उनकी याद इस रूप में आज बनी रहनी चाहिए कि आज के समाज में अरुण जी जैसे संघर्षशील लोगों की उपयोगिता को हम पुनः प्रतिष्ठित करें, प्रबुद्ध समाज जागृत हो और आज की चुनौतियों के सामने वो हाथ में एक मजबूत संकल्प लेकर खड़े हों। तो मेरा ख्याल है कि अरुण के प्रति हमारी श्रद्धांजलि सच्ची होगी और हम ये मान सकेंगे कि हम ऐसे लोगों के प्रति न्याय कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और उनको याद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।